हेलो एवरीवन। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत राजस्थान के परसौल गांव से होती है, जिसमें एक किसान राजा राम सोलंकी का परिवार भी रहता है। उसके परिवार में उसकी वाइफ है और उसके शहीद बेटे की पत्नी भी रहती है उनके साथ। आज तहसीलदार राजा राम सोलंकी की ज़मीन का अस्थाई मालिकाना हक साहूकार रघुनाथ भारद्वाज को सौंप देता है, क्योंकि राजा राम ने जो कर्जा रघुनाथ से लिया था वो उसे समय से वापस नहीं कर पाया था। राजा राम अपनी ज़मीन को चिंता देकर बहुत दुखी होता है और नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। अब इसके कुछ साल बाद हमें दिल्ली के कोर्ट में चल रहा है केस दिखाया जाता है। केस है कि लाला जी, जिनकी उम्र 80 साल है, उनकी वाइफ शशि बाला उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटी हैं। लाला जी का आरोप है कि उनकी वाइफ जो हैं वो शी नहीं ही हैं। इसमें शशि बाला की ओर से उनका केस जगदीश्वर मिश्रा कानपुर वाले उर्फ जॉली लड़ रहे हैं और वो बड़ी ही चालाकी से शशि बाला को बेल भी दिला देते हैं। एक्चुअल में शशि बाला का रियल नेम शशि है और उसका काम ही यही है कि बूढ़ों को फंसाकर उनकी प्रॉपर्टी हथियाना। अब इसके बाद होती है एंट्री जगदीश त्यागी मेरठ से उर्फ जॉली नंबर 1, जो कि किसी तरह अपने स्कूटर को धक्का लगाते हुए कोर्ट में पहुंचते हैं और वो आते ही शशि बाला को ढूंढने लग जाते हैं ताकि वो उनकी आज बेल करा सकें। लेकिन उनको ये सुनकर बहुत धक्का लगता है कि उसकी बेल हो चुकी है और वो भी जॉली ने कराई है। अब वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा तिलमिला उठते हैं और जॉली नंबर 2 के कैबिन में उन्हें मारने के लिए पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और अब समाधान ये निकलता है कि मिश्रा को अपनी फ़ीस में से, जो उसे शशि बाला से मिली थी 5,000 रुपये, उसमें से 2,500 रुपये जो है त्यागी को देने पड़ते हैं। क्योंकि शशि बाला का केस त्यागी का था और इसे मिश्रा ने चुरा लिया था, जो कि वो ऐसा हमेशा ही करते थे। त्यागी के बारे में बात करें तो त्यागी की फैमिली में उसकी वाइफ संध्या है और उसकी बेटी रेवा है। संध्या एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है और उसकी जो हेड है वो है लक्ष्मी। त्यागी की जब मुलाकात लक्ष्मी के साथ होती है तो लक्ष्मी उसके से एक फ़ेवर मांगती है कि राजस्थान के कुछ किसान हैं जो बहुत दूर पैदल चलकर यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं और क्योंकि उनकी जो ज़मीन है वो किसी प्रोजेक्ट के लिए सीज़ कर ली गई है, तो क्या तुम उनके लिए याचिका दायर कर सकते हो? पहले तो वो कुछ सोचता है और फिर वो हाँ कर देता है। दूसरे दिन जब जानकी और बाकी के किसान कोर्ट पहुंचते हैं तो त्यागी उन्हें बड़ी चालाकी के साथ मिश्रा के पास भेज देता है और जब संध्या को इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो संध्या त्यागी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें कम से कम जानकी की कहानी तो सुन लेनी चाहिए थी पहले। तो इसके बाद जानकी उसे अपनी सारी कहानी बताती है कि जब इम्पीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक बीकानेर टू बोस्टन प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान आए थे, तब उनके पति राजा राम सोलंकी की मौत एक हॉट टॉपिक था वहाँ पर, क्योंकि उनकी ज़मीन भी इस प्रोजेक्ट के लिए छीन ली गई थी उनसे और इसीलिए हरि भाई खेतन वापस जाओ के नारे सभी लगा रहे थे। अब किसानों के रोष को ख़त्म करने के लिए हरि भाई खेतान जानकी के घर पहुंच जाता है और उन्हें पैसों का चेक देता है। लेकिन जानकी जो एक खुददार औरत थी वो उस चेक को फाड़ देती है और जो हरि भाई खेतान है वो इसको अपनी इंसल्ट समझता है और इसके बाद लोकल एमएलए, डीएम, हरि भाई खेतान, वो साहूकार सारे मिलकर ये अफ़वाह उड़ाते हैं कि जो अम, जो राजा राम सोलंकी थे उनके नाजायज़ संबंध थे अपनी ही बहू के साथ, तो इसी के चलते उन्होंने आत्महत्या की थी और इनका इम्पीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। और ये जब न्यूज़ अखबार में छप जाती है तो इसको देखकर राजा राम सोलंकी की बहू भी आत्महत्या कर लेती है।
ये सब कहानी सुनकर त्यागी जो है पिटीशन डालने के लिए रेडी हो जाता है। अब इस पिटीशन की डालने की बात जब हरिभाई खेतान इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक को लगती है, तो वो अपने वकील विक्रम राय चौधरी को ढूँढने के लिए कहता है अपने असिस्टेंट को, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो लंदन में इस समय किसी करप्शन केस को हैंडल कर रहे हैं। तो वो जॉली नंबर 2 को हायर कर लेते हैं, जो बड़ी ही आसानी के साथ त्यागी की पिटीशन को रिजेक्ट करवा देता है। शाम को जॉली नंबर 2 हरिभाई खेतान की पार्टी में पहुंचता है, जहां पर हरिभाई उसकी चतुराई से खुश होकर उसे 50,000 पर डे की जॉब ऑफ़र करते हैं। अब पार्टी ख़त्म होने के बाद मिश्रा अपने घर पहुंचता है। वहां पर उसकी वाइफ़ पूनम उसे बताती है कि कोई आंटी उसका इंतज़ार कर रही है। और जब मिश्रा उस आंटी से मिलता है, तो ये आंटी कोई और नहीं बल्कि जानकी होती है। वो उसे भी अपनी पूरी कहानी बताती है और अपने पास जो उसकी बकरी थी उसको मिश्रा को देकर कहती है कि वो उसके लिए उसका केस लड़े। अब उसकी कहानी सुनने के बाद मिश्रा को हरिभाई खेतान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ऑफ़िस में पहुंच जाता है और श्रीवास्तव से बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है कि उसने उसे पूरी बात नहीं बताई थी। अब जब हरिभाई खेतान मिश्रा को श्रीवास्तव के साथ ऐसे लड़ते हुए देखता है, तो वो मिश्रा को पैसों से खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार मिश्रा का जो है ईमान नहीं डोलता और वो डिसाइड कर चुका होता है कि उसे जानकी का केस लड़ना है। इस केस को लड़ने के लिए जॉली नंबर 1 बहुत तैयारी कर रहा होता है और जब उसे पता चलता है कि जॉली नंबर 2 भी इस केस को लड़ना चाहता है, तो उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार दोनों जॉलियों के बीच में जानकी की अम्मा आ जाती है और वो कहती है कि इस केस में मुझे दोनों जॉलीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और तुम दोनों मिलकर ही इस केस को जीत सकते हो। सो दोनों जॉलीज़ इकट्ठे हो जाते हैं। अब तक इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से लड़ने के लिए विक्रम राय चौधरी भी देश में आ चुका होता है और दूसरी तरफ दोनों जॉलीज़ के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि उनकी तरफ से कौन लड़ेगा। अब मिश्रा ये जानता था कि जॉली नंबर 1 विक्रम के सामने नहीं टिक पाएगा, इसीलिए वो उसे कहता है कि वो मुझे उसे लड़ने दे। लेकिन जॉली नंबर 1 ज़िद करता है कि वही लड़ेगा। अब रिज़ल्ट ये होता है कि विक्रम उसकी दलीलों को बहुत चालाकी से या अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि रद्द करवा देता है। उसके केस का फ़ैसला उसी दिन हो जाता, लेकिन जो सामने जज बैठा था सुंदरलाल त्रिपाठी, वो उन दोनों जॉलीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता था और वो जानता था कि ये बहुत ही ईमानदार हैं, इसीलिए वो उस केस का फ़ैसला उस दिन ना करके अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, ताकि दोनों जॉलीज़ को अपने केस को सँभालने के लिए थोड़ा समय मिल जाए। अब इसके बाद त्यागी जो है मिश्रा के साथ लड़ने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी दलीलों को सुनकर कोर्ट रूम में मिश्रा बहुत हंस रहा था और उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई भी हो जाती है और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और उनकी दोनों की वाइफ्स उन्हें समझाती हैं कि उनके आपसी झगड़े की वजह से जानकी के केस को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए उन दोनों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। इसलिए वो दोनों फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। जॉलीस को ऐसे कोर्ट के बाहर लड़ते हुए देखकर हरिभाई खेतान को ये पक्का हो गया था कि ये केस वही जीत जाएंगे, इसीलिए वो बीकानेर के डीएम को ये कहते हैं कि परसौल गांव को जल्दी से खाली करवाओ, ताकि बीकानेर टू बॉस्टन जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ी गति आए। पुलिस को साथ लेकर डीएम भी परसौल गांव पहुंच जाता है, जहां पर दोनों जॉलीज पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने गांव वालों को समझा रखा था कि हमें इनका विरोध नहीं करना है, बस हमें अपने फ़ोन निकालने हैं और इनको रिकॉर्ड करना है कि ये सब क्या कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ से गोली आकर डीएम को लग जाती है और वो घायल हो जाता है और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी गांव में मच जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। गोली नंबर 2 उस शूटर के पीछे भागता है जिसने डीएम को गोली मारी थी, लेकिन उस शूटर को कोई शूट करके वहाँ से भाग जाता है। जब जॉली नंबर 2 वापस गांव पहुंचता है, तो देखता है कि जॉली नंबर 1
पूरी तरह से घायल पड़ा हुआ है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। इसके बाद हमें कोर्ट की हियरिंग का डे दिखाया जाता है। गांव में डीएम को गोली लगने के बाद अब ये केस सनसनीखेज बन चुका था पूरे देश में। इसीलिए कोर्टरूम की बहस को आज पूरे देश भर में लाइव दिखाया जाना था। विक्रम राय चौधरी जानी मानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मिलिंद देसाई को बुलाते हैं, जिन्होंने बीकानेर में अपनी स्टडी की थी। वो बताते हैं कि बीकानेर में अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से खेती होती है और उससे आने वाले रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3-4 सालों में बाकी स्टेट्स की तरह यहाँ पर भी किसान सुसाइड करना शुरू कर देंगे। अगर किसानों को अपनी ज़िंदगी अच्छी करनी है या फिर सुधारनी है तो उन्हें अपनी ज़मीनें बेचकर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी इनकम ज़्यादा होगी। अब आगे विक्रम कहते हैं कि हमारे देश में लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो खर्च करने के लिए देश से बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में पर्याप्त साधन नहीं है जिन पर वो खर्च कर सकें, जैसे रेसिंग कार ट्रैक, मॉल, कसिनोज़ एट्सेट्रा। जब भी जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ा है। और क्या गलत किया हरि भाई खेतान ने, उन्होंने एक रूरल एरिया को डेवलप करने के बारे में तो सोचा है, और बदले में उन्हें झूठे कोर्ट केस, बदनामी ही मिली है। वो केवल किसानों का विकास ही करना चाहते हैं, और साथ में वो लक्ष्मी के एनजीओ की तरफ निशाना साधते हुए कहते हैं कि कुछ एनजीओज़ किसानों को गरीब ही बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि फांसी पर लटका हुआ किसान दिखाकर फ़ौरन में उन्हें फंडिंग मिलती है। लेकिन आगे जॉली 2 ये साबित कर देता है कि जो डॉक्टर मिलिंद देसाई हैं वो हरि भाई खेतान के लिए काम करता है या फिर उनका एजेंट है, क्योंकि उसने वहीं वहीं स्टडी की है जहाँ जहाँ हरि भाई के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। और उसने उन्हें पिछले 7 सालों से इम्पीरियल ग्रुप से 26 करोड़ रुपए की फ़ीस भी मिली है। वो बताता है कि मिलिंद देसाई अपनी स्टडीज़ में ये पता करता है कि गांव में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितनों की शादी हो गई है, कितनों की होने वाली है, कितने बेरोज़गार हैं, कितनों पर कर्जा है, ये सब कुछ। और इम्पीरियल कंपनी के लोग इसी से ज़रूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाकर भारद्वाज जैसे लोगों को भेजकर थोड़े बहुत दामों में ज़मीन खरीद लेते हैं, और जो नहीं देते हैं उन्हें डराया धमकाया जाता है, नकली कागज़ बना लिए जाते हैं उनकी ज़मीन के। और यही राजा राम सोलंकी के साथ भी हुआ था। इस केस में मोड़ तब आता है जब बीकानेर के डीएम को जॉली 2 एज अ विटनेस बुलाता है। उसे स्ट्रेचर पर कोर्टरूम में लाया जाता है। वो बताते हैं कि उन्होंने इम्पीरियल कंपनी से रिश्वत ली थी बीकानेर टू बॉस्टन प्रोजेक्ट के लिए। वो साथ में ये भी कहते हैं कि गांव में जो उन पर गोली चली थी वो एमएलए ने चलवाई थी। अब आगे क्योंकि विक्रम के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, सब कुछ सामने आ चुका था, तो केस को कंक्लूड करने के लिए जॉली 2 जॉली 1 को बुलाता है। अब आगे जॉली 1 केस को कंक्लूड करते हुए कहता है कि दिल्ली में सरकार जो है इकोनॉमिक सेंटर बनाना चाहती है। उसके लिए जो जगह चाहिए वो सरकार को सारी मिल चुकी है, लेकिन कुछ एक घरों को छोड़कर। उनमें से जो घर हैं वो एक है विक्रम राय चौधरी का, एक हरिभाई खेतान का, और एक जज सुंदरलाल त्रिपाठी का भी है एक। त्यागी इन तीनों से पूछता है कि क्या वो देश की डेवलपमेंट के लिए अपने घर छोड़ सकते हैं, लेकिन तीनों मना कर देते हैं। और जब सुंदरलाल त्रिपाठी कहते हैं कि हमारा घर है, हमारी मर्ज़ी है, तो इस पर जॉली 1 कहता है कि यही तो हम समझाना चाह रहे हैं, जैसे आपका घर आपकी मर्ज़ी है, वैसे ही इन किसानों का घर इनकी मर्ज़ी क्यों नहीं है। अब जज भी बात को समझ जाता है और इस तरह से वो केस जीत जाते हैं और किसानों को भी उनकी ज़मीनें वापस मिल जाती हैं। और यही होता है हमारी मूवी का दी एंड। आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।